हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इको शिवम सर। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, पढ़ तो रहे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है आपके पेपर चल रहे हैं और हम यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर पेपर लाए हैं उसके आंसर की के साथ हम यहाँ पर इस पेपर को अच्छे से देखेंगे और क्या क्या आंसर है उसको भी देखेंगे। ये पेपर जो है आपका BA 6 सेमेस्टर का है। ये पेपर जो है ये को करिकुलर का पेपर है और ये आपके BA में, ठीक है, BA में, BSc में और बी कॉम में ये सभी को मिलता है। ठीक है, तो ये पेपर वैसे तो BA का है, पर लेकिन आप BSc वाले बच्चे मत सोचिए कि ये आपके लिए यूजफुल नहीं है। BSc वालों के लिए भी उतना ही यूजफुल है जितना कि BA वालों के लिए, और बीकॉम वालों के लिए भी उतना यूजफुल है। तो ये तीनों तरह के बच्चे ले सकते हैं, BSc, BA और बीकॉम वाले। ठीक है, ये को करिकुलर का पेपर है और ये 6 सेमेस्टर का पेपर है। ठीक है, 6 सेमेस्टर का है, 2025 का पेपर है, पिछले साल का ही पेपर है जो पिछले साल हुआ था। और इसका जो टाइटल है वो है कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ठीक है, जो पेपर है बहुत इजी होता है, ये बहुत सिंपल होता है। अगर आप एक बार थोड़ा सा देख के भी चले जाएंगे तो आपको बड़े आराम से आप इस क्वेश्चन पेपर को कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन पेपर के बारे में कुछ चीज़ें बता दूं आपको। ऑप्शंस जब भी आप पढ़ेंगे तो कुछ चीज़ों पे ध्यान दीजिए। आपको अगर आंसर नहीं मिल रहा तो आप नेग्लेक्ट करना स्टार्ट कीजिए। मतलब कि जैसे कि मैं अब स्टार्ट कर रहा हूं तो आपको बता दूंगा कि अगर आप पढ़कर भी नहीं गए और आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं है तो भी उसका आंसर आप निकाल लेंगे। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द सब्जेक्ट लाइन ऑफ द ईमेल शुड बी। क्या कह रहा है वो कह रहा है कि ईमेल की विषय पंक्ति कैसी होनी चाहिए। मतलब कि अगर मैं ईमेल लिख रहा हूं और मैं उसमें सब्जेक्ट लिख रहा हूं तो वो कैसा होना चाहिए। मैं अगर ईमेल डाल रहा हूं किसी कंपनी को फॉर द इंटरव्यू तो मैं किस तरीके से चीज़ें डालूंगा। क्या मैं फनी और वल्गर बनाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगा। ठीक है, अगर फनी और वल्गर बनाऊंगा तो कभी इंटरव्यू लेकर मुझे बुलाएंगे नहीं। लॉन्ग और डिटेल, अगर मैं बहुत लॉन्ग बना दूंगा अपना ईमेल तो ऐसी कंडीशन में कोई भी पढ़ना नहीं चाहेगा, किसी के पास इतना समय नहीं है। खाली छोड़ दिया, अगर खाली छोड़ दिया तो फिर तो मुझे बुलाने के ही नहीं। तो क्या होना चाहिए, ऐसा मुझे ईमेल लिखना चाहिए जो क्लियर हो और स्पेसिफिक हो। मतलब कि एक तो क्लियर हो कि हाँ किस चीज़ के बारे में बात, और स्पेसिफिक हो कि हाँ मुझे इंटरव्यू इस सेक्शन में देना है। तो डायरेक्टली उसे पढ़कर समझ में आ जाएगा कि किस चीज़ के लिए मैंने अप्लाई किया है। तो इस तरीके से आंसर निकालता है। इसे बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन क्या, हमने एलिमिनेट कर दिया जो नहीं हो सकते, अब लास्ट में जो बचा है वो हो ही सकता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया, आंसर समझ में आ गया। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की इन्हें ज़रूरत नहीं होती इन पेपर्स को, क्योंकि ये बहुत इजी होते हैं। को करिकुलर के पेपर होते हैं, कंपलसरी होते हैं आपके लिए और पास होना बहुत ज़रूरी है इनमें। और ये इतने इजी हैं कि आप नॉर्मली एक बार एक आधा पेपर देख जाएंगे। हमारे चैनल पे 2-3 पेपर पड़े हुए हैं को करिकुलर के, आप प्ले लिस्ट में जाना, वहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे। वैसे भी आप 6 सेमेस्टर के बच्चे हैं, बहुत लंबे समय से आप लोग मुझसे जुड़े हुए हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंड क्वेश्चन को। द टोन ऑफ द बिजनेस ईमेल शुड बी। क्या कह रहा है वो, व्यवसायिक ईमेल का स्वर कैसा होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए। सिंपल सी बात है, वो कैसा होना चाहिए, फ्रेंडली बट फॉर्मल। देखो इनफॉर्मल तो होना नहीं चाहिए और ह्यूमर भी नहीं होना चाहिए और एग्रेसिव भी नहीं होना चाहिए, फ्रेंडली बट फॉर्मल। ठीक है, देखो हम जब भी ईमेल लिखते हैं तो फॉर्मली ही लिखना चाहिए जब भी हम किसी बिजनेस के लिए या कुछ भी चीज़ लिख रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस कम्युनिकेशन नॉइज मीन्स। क्या कह रहा है कि संचार के लिए प्रक्रिया में अनुसार शोर का अर्थ क्या है। तो शोर का अर्थ क्या होता है, डिस्टर्बेंस होता है, सबको ही पता है। ठीक है, फीडबैक क्या है बेटा, फीडबैक आपका रिएक्शन है, रिस्पॉन्ड है या आंसर बाय रिसीवर है। तो आपका जो फीडबैक हो जाएगा वो ये सभी के सभी पॉइंट्स हो जाएंगे, तो ऑल द अबव आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चल लेते हैं। ओरल कम्युनिकेशन मतलब मौखिक मैं किसी से बात कर रहा हूं तो वो कैसे हो सकती है, वो स्पीचेस से हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, मीटिंग में भी हो सकती है और आपकी टेलीफोन पर भी हो सकती है। तो ऑप्शन डी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। 6th क्वेश्चन। रिटन कम्युनिकेशन डज नॉट इंक्लूड। लिखित संचार में शामिल नहीं है। लिखित संचार में क्या शामिल नहीं है इनमें से। अगर हम बात करें लिखित संचार की तो आपको लिखना है, राइट करना है और कम्युनिकेशन करना है, लिख के कम्युनिकेशन करना है। तो इनमें से क्या शामिल नहीं है, देखो क्या शामिल नहीं है। देखो लेटर के अकॉर्डिंग आप लिखेंगे। ठीक है, लाउड स्पीकर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्योंकि लाउड स्पीकर में आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या कौन सा आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा जो आपका इंक्लूडेड नहीं होगा। ठीक है, 6 का बी। 10th पे आते हैं। इन ईमेल राइटिंग सीसी। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीटिंग में आपको देखने को मिलेगा। ईमेल के जब भी ईमेल की चीजें पूछे जाते हो सीसी जरूर पूछा जाता है, इसे बोलते हैं कार्बन कॉपी। तो ऑप्शन ए आपका आंसर ठीक हो जाएगा। ठीक है, 7th का। 8th पे आते हैं। 8th में क्या पूछ रहा है, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ एन ईमेल विच ऑफ द फ्लोइंग पार्ट्स ऑफ द
कंपोजिंग ईमेल इज आर। देखो ये पूछ रहा है ईमेल के संचार के अनुसार ईमेल लिखने के लिए निम्न भागों का होना चाहिए। देखो टू भी होना चाहिए, सीसी भी होना चाहिए और बीसीसी भी होना चाहिए। तो आपका ऑल ऑप्शन सारा सही हो जाएगा। विच इज द एग्जाम्पल ऑफ द क्लोज्ड एंड क्लोज क्वेश्चन। देखिए क्लोज एंड क्लोज क्वेश्चन क्या होता है, सबसे पहले तो उस चीज को समझ लीजिए। क्लोज एंड क्लोज होता है जिसमें मैं पूछूं और एकदम से कट टू कट आंसर मिले। जैसे कि बात करेंगे हाउ डू यू फील टुडे, तो मैं बहुत सारी चीजें बता सकता हूँ कि मुझे ये हो रहा है वो हो रहा है, तो ये तो हमारा कट टू कट है ही नहीं। उसके बाद व्हाट आर योर करियर गोल्स, अगर मैं करियर गोल्स के बारे में बताने लगूँ तो बहुत सारी चीजें बता सकता हूँ कि ये सोच सकता हूँ, मैं ये सोच सकता हूँ। ठीक है। डू यू लाइक कॉफी, नो यस, मैं सिर्फ इतना तो कहूंगा। अगर मेरे से कोई पूछे कि आपको कॉफी पसंद है कि ना, हाँ, तो ये कट टू कट आ गया। लेकिन लास्ट वाले भी देख लेते हैं। व्हाई डू यू वांट दिस जॉब, अगर मुझे कोई जॉब चाहिए तो मैं उसके बारे में एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ कि हाँ मुझे जॉब चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये है वो है। तो इसमें जो ऑप्शन ठीक हो जाएगा आपका सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, 9th का सी। ठीक है, यस और नो इसमें सीधा आंसर आएगा। डू यू हैव इन्वाइटेड ए बिजनेस कलीग्स क्लाइंट टू लंच, हु शुड पे द बिल। देखो जब हम किसी बिजनेस के लिए लंच रख रहे हैं तो कलीग और क्लाइंट को रख रहे हैं, तो किसको बिल पे करना चाहिए? सिंपल सी बात है, जो बुला रहा है वो पे करेगा या जो आ रहे हैं वो पे करेंगे। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, यू मेड इनवाइट, मतलब जिसने इनवाइट किया है वही उसका बिल पे करेगा। देखो ये क्वेश्चन याद करने वाले नहीं है, बहुत सिंपल से हैं, तो नॉर्मल सी बातें हैं, लॉजिक लगाकर सिंपल से हो जाते हैं। व्हेन इंक्लूडिंग ओवर सेल्फ वी शुड यूज, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, अपना परिचय देते समय हमें क्या उपयोग करना चाहिए? हमें क्या उपयोग करना चाहिए? हमें सबसे ज़्यादा उपयोग मेनली जो होता है, अगर आप कभी भी किसी से बात करेंगे तो आपका फर्स्ट नेम और आपका सर नेम दोनों बताने चाहिए। ठीक है, तो आपका जब भी फुल कह सकते हैं कि परिचय देखने को मिलता है। 12th क्वेश्चन पे आ जाता है, आइडेंटिफाई द टेक्निकल टर्म यूज टू द डिस्क्राइब बॉडी लैंग्वेज फ्रॉम द फ्लोइंग। तो क्या कह रहा है, निम्न में से शरीर की भाषा वर्णन के रूप में क्या तकनीकी शब्द अपनाए जाते हैं? तो एक तकनीकी शब्द अपनाया जाता है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार आपसे पूछा जाएगा, इसे बोलते हैं आपको काइनेसिक। काइनेसिक में अब मैं दो तीन चीजें आपको बता देता हूं। देखो काइनेसिक होता है बॉडी मूवमेंट के लिए, किसके लिए? बॉडी मूवमेंट। अगर आप बॉडी मूवमेंट को पढ़ रहे हैं तो आपको काइनेसिक की बात होती है। अगर आप कौन सा है, ये तो बॉडी मूवमेंट के लिए हो गया। अगर हम बात करें किसकी, इसकी, कि क्रोमेंस का रोल होता है कि आपके टाइम के लिए, कि आपके टाइम का क्या रोल है आपकी कम्युनिकेशन में, उसको डिफाइन करता है। अगर हम बात करें इस चीज की कि प्रॉक्सिमिक्स की, प्रॉक्सिमिक्स क्या होता है? प्रॉक्सिमिक्स होता है कि जी ह्यूमन की जो स्पेस और डिस्टेंस है, मतलब कि आप जो कम्युनिकेशन कर रहे हो उसमें कितना स्पेस और कितना डिस्टेंस है, उस चीज़ के लिए रिप्रेजेंट होता है। और लास्ट में जो आपका आता है हैप्टिक्स, हैप्टिक्स, तो ये किसके लिए होता है? ये होता है स्टडी ऑफ टच। ये किसके लिए होता है? टच के लिए, मतलब कि टच करके आप कम्युनिकेशन करो, तो वो चीज़ है। तो ये सारे कम्युनिकेशन है, बार बार पूछे जाते हैं। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ही पूछ लिया, व्हाट इज हैप्टिक्स? तो मैंने अभी बताया बॉडी टच, तो बॉडी टच में कौन सा आ जाएगा आंसर आपका? तो आपका यूज द सेंस ऑफ टच ऑफ, ये आपका सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, फीडबैक। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। 14 क्वेश्चन पे आते हैं। साइकोलॉजिकल बिहेवियर ऑफ द पर्सन इंक्लूड्स, किसी व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक व्यवहार में क्या शामिल होता है? तो क्या शामिल होता है बेटा? सिंपल सी बात है, आपके थॉट्स भी होंगे, फीलिंग्स भी होंगे, एक्शन भी होंगे, तो ऑल द अबव इसका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द गुड प्रैक्टिस बिफोर द इंटरव्यू? क्या होता है गुड प्रैक्टिस इंटरव्यू से पहले? तो इंटरव्यू से पहले जो गुड प्रैक्टिस होता है वो आपका अराइव, मतलब कि लेट हो जाएगा, वो देर से है, नहीं बेटा ये गलत हो जाएगा, क्योंकि देर से थोड़ा ना पहुंचना है। ठीक है, देर से पूछेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। कंपनी पर शोध नहीं करता, ये भी गलत हो जाएगा। ये वाला लास्ट डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ओनली डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या? प्रिपेयरिंग आंसर एंड द कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन। जो कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि आपके हॉबीज़ क्या हैं और आपके इंट्रोडक्शन क्या है, क्योंकि इंट्रोडक्शन देना भी आप सभी को आना चाहिए, तो आपका ऑप्शन डी ऑप्शन हो जाएगा। 16 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 16 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? देखो कुछ क्वेश्चन जो बहुत बड़े बड़े हैं ना, मैं उसको पूरा पढ़ के नहीं बताऊंगा, आप यहाँ से पढ़ लेना।
ठीक है, मैं जितना ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करूँगा हमारी वीडियो उतनी लंबी हो जाएगी और आप लोगों को अभी 1-2 वीडियो और देखनी पड़ेगी, ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए। तो देखो 16 क्वेश्चन आप पढ़िए, 16 क्वेश्चन में जो चीज़ पूछी गई है उसमें सबसे ज़्यादा जो आंसर बैठेगा वो आपका लास्ट बैठेगा, डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू द ट्रेन थ्योरी। ट्रेन थ्योरी के अकॉर्डिंग पूछ रहा है वो, तो ट्रेन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन आ जाएगा आपका डी हो जाएगा, मतलब कि ऑल द अबव, ओपननेस और एक्सट्रैक्शन और ये सभी। आईडी वर्क्स ऑन, ठीक है, बात पूछ रहा है 18 क्वेश्चन में आईडी वर्क्स ऑन, तो आईडी किस पर करता है, आपकी प्लेजर प्रिंसिपल पर डिपेंड करता है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग कॉन्सेप्ट इन वर्किंग ऑन द मोरालिटी प्रिंसिपल, तो आपका मोरालिटी प्रिंसिपल के बारे में पूछ रहा है, तो आपका जो ऑप्शन ठीक हो जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन सी, सुपर ईगो, ठीक है। व्हाट वाज लिंक्ड फाउंडर, जो लिंक्डइन एक साइट होती है, जो सोशल साइट है एक, जब आप किसी प्रोफाइल बनाते हो कि जॉब प्रोफाइल के लिए, तो ये कब बनी है, 2002 में इसका आंसर हो जाएगा, 2002 में ये बनी है। और एक और चीज़ ये देखो, फाउंडेड की बात हो रही है, अगर हम लॉन्च की बात करें तो 2003 में, 2002 में ये इसे फाउंड किया था और 2003 में से लॉन्च किया था, तो दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ द नॉन वेरेबल कम्युनिकेशन, तो कौन सा है जी नॉन वेरेबल, मतलब कि आपको बोलना नहीं है, तो किस तरह का आप, नहीं सॉरी नॉन वर्बल है ना, अच्छा प्रकार नहीं है, प्रकार नहीं है की बात हो रही है, तो नॉन वर्बल का मतलब है कि हाँ, तो वो अपोजिट हो जाएगा, सीधी बात, तो मतलब ओरल आ जाएगा, मौखिक इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 22 क्वेश्चन पे आ गए हैं। 22 क्वेश्चन में क्या कह रहा है जी, बायोडाटा इज ए डैश वर्ड विच मीन समरी। बायोडाटा जो वर्ड है इसका अर्थ या सारांश क्या है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ठीक से समझ नहीं आ रहा क्या कहना चाह रहा है। बायोडाटा एक डैश शब्द है जिसका अर्थ है सारांश, अच्छा, तो ये मेरे ख्याल से पूछ रहा है कि ये वर्ड कहाँ का है। आई थिंक अगर बायोडाटा की बात की जाए तो बायोडाटा जो वर्ड है वो तो फ्रेंच वर्ड से लिया गया है, ठीक है, चलो ऐसे ही इसको समझ लेते हैं। जो बायोडाटा वर्ड है वो वैसे तो फ्रेंच वर्ड से लिया गया है, ठीक है, तो आई थिंक इससे रिलेटेड ही पूछ रहा है ये क्वेश्चन कुछ थोड़ा अजीब सा लग रहा है। सीवी मीन्स, सीवी की फुल फॉर्म आपको सभी को पता होनी चाहिए कि सीवी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो सीवी की जो फुल फॉर्म होती है वो आपकी होती है करिकुलम विटे, ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी। 24, इफ यू आर राइटिंग ए प्रोफेशनल बायोडाटा यू कैन टेक द हेल्प ऑफ, अगर आपको एक प्रोफेशनल बायोडाटा बनाना है तो आपको किस चीज़ की हेल्प लेनी होगी, सीधी सी बात है, आप आर्टिकल देख सकते हैं, बुक देख सकते हैं, इंटरनेट पे जा सकते हैं और आपका डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। विच इज़ इंक्लूडेड इन ए रिज्यूम, रिज्यूम में क्या चीज़ इंक्लूड होना जरूरी है, ठीक है, क्या आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड, नहीं, फैमिली हिस्ट्री, नहीं, नन ऑफ अबव, नहीं, लैंग्वेज नॉन, कि आप कितनी लैंग्वेज जानते हैं, आप हिंदी इंग्लिश या कितनी लैंग्वेज जानते हैं। व्हाट इज द सेल्फ अवेकनिंग, मतलब कि आपकी आत्म जागरूकता के बारे में पूछ रहा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा, नॉलेज अबाउट वंस ऑन फीलिंग थॉट एंड बिहेवियर, ठीक है, आप अपने बारे में कितना जानते हैं। जोहरी विंडो किसके द्वारा विकसित की गई थी, जो जोहरी विंडो है उसको पूछा है किसके द्वारा डेवलप की गई थी, तो इसका जो आंसर है वो आपका कौन सा है, आपका जोसेफ लुफ्ट एंड हरी, और ये कब डेवलप हुई थी, 1955, ठीक है, ये भी याद रखना कब डेवलप हुई थी, 1955। ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। द मेन गोल ऑफ द स्मॉल टॉक इज टू, ठीक है, स्मॉल टॉक करनी है आपको, तो उसका मेन गोल क्या होता है स्मॉल टॉक का, स्मॉल टॉक का मेन गोल होता है आपका बिल्ड रिपोर्ट, ठीक है, संबंध बनाने के लिए स्मॉल टॉक यूज की जाती है, ठीक है। ए गुड स्मॉल टॉक टॉपिक इन ए प्रोफेशनल सेटिंग इज, देखो क्या टॉपिक हो सकता है जो स्मॉल टॉक के लिए होगा, पॉलिटिकल नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता, पॉलिटिकल तो आप घंटों तक बातें करते रहेंगे। वेदर हाँ बिल्कुल वेदर हो सकता है, क्यों, क्योंकि अगर पर्सनल प्रॉब्लम की बात करें तो बहुत लंबी बातें खिंच जाएगी, अगर वेतन सैलरी के बारे में बात करें तो वो भी बहुत लंबी खिंच जाएगी। एक वेदर ही है कि हाँ मौसम गर्म है, ठीक है जी, मौसम गर्म है, हाँ गर्मी रहेगा कुछ दिन, तो ये बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन अगर हम और बातें करेंगे तो वो लंबी खिंच जाएगी। क्वेश्चनिंग स्किल इंप्रूव्स,
क्वेश्चनिंग स्किल कैसे इंप्रूव हो सकती है, ठीक है। तो वो किस तरीके से इंप्रूव हो सकती है, वो इंप्रूव हो सकती है आपकी लिसन, मतलब कि लोगों को सुनना और उसका अंडरस्टैंड करना उस तरीके से। ए फॉर्मल ईमेल शुड ऑलवेज बिगिन विद, तो जो फॉर्मल ईमेल होता है वो किस चीज़ पर बिल्ड करता है, सिंपल सी बात है। तो हे दिया यो दे रखा है डियर नेम और हे बड़ी, तो सिंपल सी बात है, आपको अगर स्टार्ट करना है तो आप डियर नेम के से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अंगूर संचार का किस प्रकार का रूप है, ठीक है। ग्राफिकल जो ग्राफिक्स जो है वो किस टाइप का कम्युनिकेशन कहलाता है, तो जो ये कम्युनिकेशन होता है इसे बोलते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। क्या बोलते हैं इसे, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है, किसी अफवाह को फैलाने का एक तरीका होता है। क्या होता है, किसी अफवाह को फैलाना, गुच्छों में लगता है ना ऐसे अंगूर, अंगूर ऐसे गुच्छों में लगता है। तो ये क्या होता है कि एक व्यक्ति को बताया, एक व्यक्ति ने दूसरों को बताया, दूसरों ने दूसरों को बताया, तो इनफॉर्मल है ये। और जो क्या करता है कि अफवाह फैलाने का काम करता है। द बुक द वेरिएट्स ऑफ टेम्परेमेंट इज रिटन बाय, एक बुक है जो किसके द्वारा लिखी गई है वो पूछा है, तो बुक ये W.H. सेल्डन के द्वारा लिखी गई है। W.H. सेल्डन, बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। अगर बात करें इन एक ग्रुप डिस्कशन वन मस्ट कम्युनिकेट विद, ठीक है। कम्युनिकेट क्या पूछ रहा है, समूह चर्चा में व्यक्ति के साथ संवाद करना चाहिए। क्या करना चाहिए भैया, क्या उसे शत्रुता या अज्ञानता या नॉलेज या लॉन्ग सेंटेंस करने चाहिए, सिंपल सी बात है, उसे नॉलेज पर बात करनी चाहिए, ठीक है। आपका सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। व्हाट डज पर्सनैलिटी रेफर टू, पर्सनैलिटी किस चीज़ को रेफर करती है, तो आपको पता होना चाहिए पर्सनैलिटी किस चीज़ को रेफर करती है। पर्सनैलिटी किस चीज़ को रेफर करती है, पर्सनैलिटी आपके कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल एंड सोशल कैरेक्टरिस्टिक हर चीज़ को मेंशन करती है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ पर्सनैलिटी ग्रोमिंग, आपकी पर्सनैलिटी ग्रो करनी है आपको, तो उसका क्या पूछ रहे हैं, ये कंपोनेंट पूछ रहे हैं। तो कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, कंपोनेंट हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर डी, इंप्रूविंग द कम्युनिकेशन स्किल। आप अगर कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा कर लें, जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे आपके सामने मैं नहीं हूँ, लेकिन आप मेरे ख्याल से कोशिश तो मेरी यही है कि आपके साथ मैं अटैच हो पाऊँ। मतलब कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि सर हमारे सामने ही बैठकर बोल रहे हैं। इस तरह की कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। तो एक कम्युनिकेशन स्किल अगर आपकी अच्छी हो जाती है तो आपकी पर्सनैलिटी खुद ब खुद ग्रो हो जाती है, ठीक है। यही चीज़ होती है जब हम बच्चों को खड़ा करके कहते हैं कि आप क्लास में कुछ चीज़ बोलो, तो वही है कि बच्चा डर जाता है कि वो बोल नहीं पाता। अगर वो बोल दे तो उसकी पर्सनैलिटी खुद ब खुद अच्छी दिखने लगेगी। विच इज़ द नॉट ऑफ द पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी ग्रोमिंग, तो ये इनमें पूछ रहा है कि कौन सा इनमें से पार्ट नहीं है। तो कौन सा इनमें से पार्ट नहीं है, आपका पार्ट सिंपल सा है कि इग्नोरिंग द बॉडी लैंग्वेज। अगर आप बॉडी लैंग्वेज को इग्नोर करने लगेंगे तो इसका आपका ग्रूमिंग का पार्ट नहीं है। गुड ग्रूमिंग हैबिट्स इंक्लूड्स, तो गुड ग्रूमिंग हैबिट्स किस चीज़ में इंक्लूड होती है, सिंपल सी बात है, मेंटेनिंग पर्सनल क्लीन लाइनेस, ठीक है। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ द जॉब इंटरव्यू, जॉब इंटरव्यू का मेन पर्पज होता क्या है, क्यों लेते हैं जॉब इंटरव्यू, किस कारण लेते हैं जॉब इंटरव्यू। तो इसका एक मेन पर्पज है कि इसका आपको इवेल्युएट करना यूर स्टेबिलिटी फॉर द रोल। मतलब किसी भी चीज़ के लिए आप अगर इंटरव्यू दे रहे हैं तो देखना है कि क्या आप उस चीज़ के लिए फिट बैठ रहे हो। अगर मुझे एक टीचिंग का इंटरव्यू देना है तो सामने वाले व्यक्ति ये देखेगा क्या मैं 200 क्लास बच्चों की क्लास, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी क्लास में तो 300 400 बच्चे होते हैं, तो क्या मैं 200 बच्चों की 300 बच्चों की क्लास संभाल पाऊंगा, क्या मैं उस तरह की चीज़ों को संभाल पाऊंगा, वो चीज़ें देखनी होती है। तो उसी तरीके से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। व्हाट इज़ द पैरा लैंग्वेज, तो पैरा लैंग्वेज के बारे में पूछ रहा है कि पैरा लैंग्वेज क्या है। तो पैरा लैंग्वेज क्या है, एक वेरिएशन ऑफ द टोन ऑफ पिच है, मतलब कि आपकी पिच चेंज हो जाएगी, तो उसे बोलते हैं पैरा लैंग्वेज। अगर मैं टोन चेंज करूँ जैसे कि ऐसे कि क्या कर रहे हो, ये है, और अगर मैं ऐसे नॉर्मल से कहूँ कि बेटा आप क्या कर रहे हो, तो दोनों में एक टोन चेंज है, तो इसे पैरा लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। हमेशा टीचर्स यही यूज करते हैं। व्हाट इज नॉट द इंक्लूडेड इन द बॉडी लैंग्वेज, तो क्या पूछ रहा है, बॉडी लैंग्वेज में क्या शामिल नहीं है, इनमें से क्या चीज़ शामिल नहीं है। तो इनमें से क्या क्या चीज़ देखते हैं, देखिए मूवमेंट ऑफ द हैंड्स, बॉडी लैंग्वेज में मूवमेंट हैंड आते हैं, आई कॉन्टैक्ट भी आता है, और फिजिकल एक्सप्रेशन भी आते हैं। ये तो नहीं शामिल की बात कर रहा है, ये तो सभी शामिल हैं। नॉट इंक्लूड इन द बॉडी लैंग्वेज, मूवमेंट ऑफ हैंड्स भी शामिल है बॉडी लैंग्वेज में, आई कॉन्टैक्ट भी शामिल है। ये बेटा गलत हो गया क्वेश्चन, इसमें नोट नहीं यस लगाना है, मतलब कि है तो ये ऑल हो जाएगा इसका, बट लेकिन ये नोट हटाना पड़ेगा जब ये हो पाएगा। द एम ऑफ द ग्रुप डिस्कशन इज टू आइडेंटिफाई द कैंडिडेट,
तो क्या पूछ रहा है, ग्रुप डिस्कशन में उद्देश्य उम्मीदवार की पहचान करना। ग्रुप डिस्कशन क्यों किया जाता है, सबसे पहले तो ये समझिए। ग्रुप डिस्कशन इसलिए किया जाता है कि आपकी स्किल्स को देखना कि आपकी लीडरशिप स्किल्स क्या है, ठीक है, विद प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, और साथ में क्या कि आप प्रॉब्लम सॉल्व करो। अगर आपने कभी ग्रुप डिस्कशन किया है, जब आप बैंक के पेपर दोगे तो बैंक के पेपर में एक इंटरव्यू में एक चीज़ होती है ग्रुप डिस्कशन, तो उसमें ये चीज़ देखा जाता है कि कोई व्यक्ति किस तरीके से अपने आप को प्रॉब्लम, सामने वाले की प्रॉब्लम से मिलाकर आपको लीडरशिप स्किल तैयार करे। तो आपका बी सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ए और बी। इफ ए कैंडिडेट इन अनेबल टू लीड इन ए ग्रुप डिस्कशन, ठीक है, यदि कोई उम्मीदवार समूह चर्चा में नेतृत्व करने के असमर्थ है तो क्या हो जाएगा। तो इसमें क्या ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, तो इसका ठीक ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, ही कैन प्रैक्टिस एज मेंबर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 44 क्वेश्चन। ड्यूरिंग ए ग्रुप डिस्कशन द स्पीकर शुड फ्लो। देखो, समूह चर्चा के दौरान वक्ता को अनुकरण करना चाहिए। क्या अनुकरण करना चाहिए वक्ता को, तो वक्ता को क्या अनुकरण करना चाहिए, वक्ता को आपको अनुकरण करना चाहिए आपका कोऑपरेटिव, आई कांटेक्ट और आपका पॉलिटिक्स। तो आपका सभी के सभी हो जाएंगे डी ऑप्शन। विच ऑफ द दीज आर द वाइटल फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इनमें से कौन सा संगठन, इनमें से कौन किसी भी संगठन के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है, किसी भी संगठन के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, किसी भी अगर संगठन की बात कर रहे हैं तो संगठन में बहुत सारे लोग हैं, और संगठन में जब बहुत सारे लोग होंगे तो ग्रुप डिस्कशन होगा, तो आपका बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ठीक है। इंटरव्यू आर द कन्वर्सेशन विद, साक्षरता डैश के साथ बातचीत है, किसके साथ बातचीत है, मन के साथ, उद्देश्य के साथ, काइंडलीनेस के साथ, या सूचना के साथ। सिंपल सी बात है, जब आप इंटरव्यू दे रहे हो तो वो एक पर्पस, किसी ना किसी उद्देश्य से हो रहा होगा, तो उसमें एक उद्देश्य आता है। जॉब इंटरव्यू यूजुअली हाउ लॉन्ग, कितना लंबा होना चाहिए जॉब इंटरव्यू, जॉब इंटरव्यू में जो मैक्सिमम होता है 30 मिनट्स तक होना चाहिए बस, ठीक है, इससे ऊपर फिर बेकार हो जाता है। व्हेन राइटिंग ए फॉर्मल लेटर व्हाट डू यू नीड टू बिगिन विद। देखो, फॉर्मल लेटर लिख रहे हो आप, तो आपको क्या क्या चाहिए, पता, अभिवादन या फिर हस्ताक्षर या डेट, क्या आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। सिंपल सी बात है, एड्रेस बहुत ज़्यादा जरूरी है। एड्रेस ही नहीं डालोगे तो लेटर पहुंचेगा ही नहीं, चाहे कुछ भी लिखते रहो। द टोन ऑफ द स्पीकर शुड बी, स्पीकर का टोन डैश होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्पीकर है, लाउड होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, लो होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए। देखो, लो और सॉफ्ट तो होना ही नहीं चाहिए। अब बात आती है क्लियर और लाउड में। देखो, लाउड होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, दोनों में डिफरेंस आता है। देखो, जब ज़्यादा लाउड हो जाता है ना बेटा, तो गड़बड़ करता है। क्यों, क्योंकि समझ में ही नहीं आता। आप अपने स्पीकर को, नॉर्मल स्पीकर को, ये स्पीकर का मतलब कोई वक्ता है, ठीक है, लेकिन अगर हम कोई नॉर्मल स्पीकर कह दें, जो वॉइस वाला स्पीकर होता है, इसमें अगर वो आवाज़ बहुत तेज कर दें, बहुत लाउड कर दें, तो हमें समझ में नहीं आता। तो जो स्पीकर होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए। स्पीकर का मतलब यहाँ पर है वक्ता, जो समझाता है, जैसे कि इस समय मैं समझा रहा हूँ, तो मैं एक तरह का स्पीकर हूँ, ठीक है। ए पर्सन हु इज टॉकटेटिव एंड सोशलेबल एंड, देखो, एक व्यक्ति है जो बातूनी और मिलनसार है और मुख्र है, उसे क्या कहा जाता है। 2 सेकेंड, हाँ, समझ गए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बात करता है, किसी भी से बात करने लगता है, तो उसे बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट, ठीक है। एक होता है इंट्रोवर्ट और एक होता है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट का मतलब है बहुत ज़्यादा बात करना, इंट्रोवर्ट होता है मतलब किसी से बात ना कर पाए, ठीक है, इससे पूछा था। द पर्सन हु इज शाय एंड डज नॉट गेट द इन्वॉल्व अमंग पीपल इजली इज कॉल्ड, मतलब कि लोगों के साथ नहीं घुल मिल जाता और बात नहीं कर सकता, मैंने अभी बताया इंट्रोवर्ट, ठीक है। वट डू यू मीन बाय डायनेमिक। देखो, दो चीज़ होती है, डायनेमिक और स्टैटिक, ये अक्सर पूछे जाते हैं, डायनेमिक और स्टैटिक। डायनेमिक का मतलब होता है जब आप मोशन में होते हो, आप चलते हो, आप मोशन में हो, और स्टैटिक का मतलब होता है आप रेस्ट में हो। तो यहाँ पर किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा है, यहाँ पर पूछा है कि डायनेमिक का। अब देखो क्या दिया गया, पर्यावरण के अनुकूल होना, बदलने के लिए अनुच्छुक, मतलब कि रिटर्न टू चेंज। तो आपका जो ऑप्शन ठीक हो जाएगा वो आपका फर्स्ट हो जाएगा, मतलब ए हो जाएगा 52 का, ठीक है। नेक्स्ट आता है यूजिंग सैम्पल एंड अंडरस्टेबल वर्ड रेफर टू विच सी, सरल समझने योग्य शब्द का उपयोग करना डैश सी को संदर्भित करता है। इनमें से कौन सा है,
ठीक है। तो इनमें से क्या होना चाहिए, सिंपल सी बात है, आपका क्या होना चाहिए, क्लियरिटी। क्लियरिटी मतलब कि आपको सिंपली में समझना है, तो क्लियरिटी होनी चाहिए। विच सी एंश्योर देयर इज नो ग्रामेटिकली और फैक्चुअल एरर। इनमें से कौन सा सी, मतलब कि कुछ वर्ड दिए गए, इनमें से कौन सा, सीधे सीधे वर्ड पूछ रहा है वो, तो आपका कौन सा वर्ड हो जाएगा, लास्ट वर्ड हो जाएगा करेक्टनेस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ द कंप्लीटनेस इंश्योर। दो पूर्णता का सिद्धांत जो है वो किस चीज़ को निश्चित करता है, छोटे वाक्यों को करता है, पोलाइट लैंग्वेज को करता है, ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड या इमोशनल बैलेंस। तो ये किस चीज़ को करेगा, देखो ऑप्शन सी आपको समझ में आ रहा है क्या, आपका ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन को करेगा। ठीक है, कंप्लीटली है ना, कंप्लीट में तो आपका सारी इंफॉर्मेशन होगी ना। विच ऑफ दीज ए बैड प्रैक्टिस इन ईमेल राइटिंग। ठीक है, ईमेल लिखते में से कौन सा एक बुरा अभ्याय है, तो कौन सा बुरा अभ्याय है जी, उसके बारे में बात करनी है। तो कौन सा बुरा अभ्याय होगा, अगर हम ऑप्शन पढ़ते हैं तो ऑप्शन पढ़ती है हमको एकदम एक चीज समझ में आती है, जो पहला ही ऑप्शन दिया है, राइटिंग इज द कैपिटल लेटर, तो कैपिटल लेटर होना आपका जरूरी है। ए मोनोटोन वॉइस में सजेस्ट, एक नीरस आवाज सुझाव देती है। क्या सुझाव देती है, नीरस आवाज, मोनोटोनिक। तो मोनोटोनिक कैसी आवाज देगी, ये आपके देगी डिस इंटरेस्ट, मतलब कि आगे आपका सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ए टोन ऑफ वॉइस मेनली कॉन्वेज, आवाज का स्वर मुख्य रूप से बताता है, क्या बताता है बेटा, जब आप बोल रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरा स्वर क्या बता रहा है, जैसे कि अभी मैं, अगर मैं बहुत हल्के बोलने लगूं तो सिंपल सी बात है, वो आपका क्या बताएगा, वो आपके बारे में बताएगा कि हाँ आपका मूड कैसा है या क्या है। वो चीज़ होती है भावना, आपकी भावना बताते हैं और आपकी एटीट्यूड बताते हैं। अगर मैं बहुत ही स्टाइलिश में बोल रहा हूँ तो सीधी सी बात है, वो करते हैं ना, ऐसे आजकल वीडियो में चलता है कि एटीट्यूड में रहते हैं, तो वो एटीट्यूड है और इमोशनल, तो वो सारी चीज़ें बताते हैं। विच ऑफ दीज इज नॉट ए पैरा लैंग्वेज एलिमेंट्स, तो इनमें से क्या पैरा लैंग्वेज एलिमेंट्स नहीं है, ये बात याद रखना। पहले इससे पहले क्वेश्चन पूछा गया था है, और अब पूछा गया है क्या नहीं है, तो इसमें आई कांटेक्ट नहीं होगा। ठीक है, ए राइजिंग टोन एट द एंड ऑफ द सेंटेंस यूजुअली इंडिकेट, अगर हम चिल्ला रहे हैं अपने सेंटेंस के आखिर में, चिल्ला रहे हैं, बहुत तेज बोल रहे हैं, तो वो क्या इंडिकेट करता है, सिंपल सी बात है, वो क्या करेगा, एक पर्सन को इंडिकेट करेगा। जब मैं आपसे पूछूंगा कि क्या दिक्कत है बताओ, है, अगर मैं ऐसे क्लास में चिल्ला के बोलता हूँ तो ये पर्सन के लिए है। ठीक है, एंगर नहीं है ये। जब हम लास्ट में सेंटेंस के एक जोड़ देते हैं ना, तो वो क्वेश्चन के लिए होता है। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 क्या कह रहा है, stressing the wrong syllable in a word may result, एक शब्द में गलत शब्दांश पर जोर देने पर परिणाम हो सकता है। तो क्या हो सकता है, जब हम एक शब्द में गलत शब्दांश पर जोर देते हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, आप मिसअंडरस्टैंडिंग बन सकती है। क्या बन सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए क्लोज एंड क्लोज क्वेश्चन। ठीक है, क्लोज और एनक्लोज क्वेश्चन के इनमें से क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, देखो पीछे भी ये क्वेश्चन आ चुका है, इसी पेपर में पीछे भी ये क्वेश्चन आया है, और मैंने आपको बताया था डू यू लाइक कॉफी, इसमें यस और नो हो जाता है, कि नहीं है और हाँ हो है। ठीक है, यस और नो हो जाता है, पर लेकिन और सब में नहीं होता। ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, इनमें से क्या टाइप ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है। ठीक है, अगर बात की जाए तो क्या नहीं होगा इसमें से, तो आपका इमोशनल जो चीज़ होती है वो कम्युनिकेशन का पार्ट नहीं है। वैसे सही मायने में इमोशनल भी कहीं ना कहीं पार्ट बन जाता है, पर लेकिन अगर हम इस तरीके से बात करें कि कम्युनिकेशन के डायरेक्टली अगर इन सब में से बात करें तो नहीं होता। वरना तो आज के समय पर क्या, कभी ना हमेशा से ही एक इमोशनली जो टॉक होती है ना, वो एक बहुत डिफरेंट होती है, और जो इमोशनली कनेक्शन होता है वो सबसे अलग कहलाता है। इन ए प्रोफेशनल ईमेल अवॉइड यूजिंग, अगर एक हम प्रोफेशनल ईमेल लिख रहे हैं तो क्या क्या हमें अवॉइड करना चाहिए। देखो बुलेट पॉइंट्स लगानी चाहिए अगर प्रोफेशनल है ग्रीटिंग्स लगानी चाहिए, सब्जेक्ट लाइन लिखनी चाहिए, बट इमोजीज का नहीं लगानी चाहिए। तो प्रोफेशनल में इमोजीज नहीं लगाना चाहिए, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ईमेल आर ए फॉर्म ऑफ, ईमेल क्या है,
ईमेल किस चीज़ का फॉर्म है? तो आप सभी को पता है ईमेल किस चीज़ का फॉर्म है, एक रिटन कम्युनिकेशन है। मैं एक लिख रहा हूँ और लिख के कोई पढ़ रहा है और वो जो चीज़ें मुझे लिखनी थी वो सारी चीज़ें मैंने उसमें बताई है, तो एक रिटन कम्युनिकेशन है। द फर्स्ट स्टेप इन इफेक्टिव लिसनिंग इज, क्या है होता है पहला स्टेप इफेक्टिव लिसनिंग का? तो सबसे पहला क्या होता है, आप सबसे पहले सुनो, ध्यान से सुनो, ठीक है। तो ध्यान से सुनना इसका पहला इफेक्ट होता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे पहले सुनना चाहिए, ठीक है, दूसरों की बात जरूर सुननी चाहिए। एक्टिव लिसनिंग रिक्वायर्ड, सक्रिय सुनने की आवश्यकता होती है। सक्रिय सुनने की आवश्यकता क्या होती है? तो वो होती है आई कॉन्टेक्ट एंड फीडबैक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए बैरियर ऑफ द इफेक्टिव लिसनिंग, प्रभावी सुनने में निम्नलिखित में से कौन सा बाधा है? बाधा है, अगर मैं सुन रहा हूं तो उस चीज को अगर रुक रहा है, वहां से बाधा आ रही है, तो क्या चीज हो सकता है? वो होता है आपका डिस्ट्रैक्शन, ठीक है, डिस्ट्रैक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एम्पैथिक मतलब कि सहानुभूति, लिसनिंग इन्वॉल्व्स, सहानुभूति सुनने में शामिल है। तो सहानुभूति के सुनने में क्या शामिल है? तो सिंपल सी बात है, आपका अंडरस्टैंडिंग फीलिंग शामिल है। क्या शामिल है? अंडरस्टैंडिंग फीलिंग। पैसिव लिसनिंग मीन्स, पैसिव लिसनिंग का क्या मतलब होता है? तो पैसिव लिसनिंग का क्या मतलब होता है? पैसिव लिसनिंग का मतलब होता है हेयरिंग विदाउट रिएक्टिंग, मतलब कि हम बस सुन रहे हैं, कोई उसमें रिएक्शन नहीं दे रहे, तो उसे बोलते हैं पैसिव लिसनिंग। ओपन एंडेड क्वेश्चन, एक था क्लोज एंडेड क्वेश्चन, अब बात हो रही है ओपन एंडेड क्वेश्चन, क्या यूजली बिंग। तो ओपन एंड, जो ओपन एंडेड क्वेश्चन है वो आमतौर पर किससे शुरू और क्या होते हैं उसमें? उसमें तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी आती है, ठीक है। जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो उसमें भी ये चीज़ देखने को मिलती है। तो उसमें क्या आता है, हु व्हाट और वेयर, मतलब कि कौन, क्यों और कहाँ, ठीक है, ये सारी चीज़ें आती है, ठीक है। 2 सेकंड आप रुकिए। हाँ जी, हम कहाँ पर आ गए थे? हम 72 क्वेश्चन पे आ गए। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है, क्या पूछ रहा है, इनमें से कौन सा अशाब्दिक संचार का एक रूप नहीं है? तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात हो रही है, तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा वो आ जाएगा नन ऑफ द वो। ऐसा क्यों कहा है? देखो, बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज आपका वर्बल है, ठीक है, पैरा लैंग्वेज ये भी वर्बल में आ जाएगा, वो नॉन वर्बल में आएगा, सॉरी, ये भी नॉन वर्बल है और ये भी नॉन वर्बल में है, और बहुत दबाव, ये तो दोनों के दोनों नॉन वर्बल है, तो यही हो जाएगा। पर लेकिन आपका कोई ऑप्शन है ही नहीं जो इसमें ना हो, तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नॉन वर्बल का मतलब बिना बोले, ठीक है, तो ये सारे बिना बोले ही हैं। आस्किंग द इंटरव्यू क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू, साक्षात्कार के अंत में साक्षात्कारकर्ता से प्रश्न पूछना चाहिए। क्या प्रश्न पूछना चाहिए? देखिए, अगर आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो लास्ट में एक क्वेश्चन पूछना चाहिए आपको। क्या पूछना चाहिए कि एक गुड वे टू शो इंटरेस्ट, क्या कि रुचि दिखाने का एक अच्छा तरीका है, कि क्या तरीका है? फर्स्ट इंप्रेशन इज एन इंटरव्यू आर ऑफन मेड विद इन, जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो कितनी देर में बन जाता है? तो सिंपल सी बात है, फर्स्ट इंप्रेशन कितनी देर में बन जाता है? शुरू के 30 सेकंड में बन जाता है। आपका आना और बैठने का तरीका और सभी को संवाद करने का तरीका, जैसे आप नमस्ते करते हैं, गुड इवनिंग करते हैं, गुड आफ्टरनून कहते हैं, इस तरह से पूछते हैं, वो उसमें पता चल जाता है कि व्यक्ति कैसा है, ठीक है। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ द ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन का क्या मेन पर्पज होता है? ग्रुप डिस्कशन का एक मेन पर्पज होता है क्या आपका इक्वल, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से दोबारा से आ गया, ये सेम क्वेश्चन पीछे आया था ग्रुप डिस्कशन वाला, तो ऑप्शन डी आपका आंसर था। इन ए जीडी हाउ शुड यू स्टार्ट स्पीकिंग, ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि जीडी में क्या, किस तरह से स्टार्ट करना चाहिए? तो वेट फॉर योर टर्न एंड स्पीक क्लियरली, मतलब कि अपने बारी की इंतजार करो और फिर उसके बाद ऐसा बोलो कि सभी को समझ में आए। विच ऑफ दिस शुड यू नॉट डू ड्यूरिंग ए इंटरव्यू, इनमें से आपको इंटरव्यू के दौरान इनमें से आपको क्या नहीं करना चाहिए? आंखों से संपर्क, ठीक है, स्पष्ट रूप से बोलें, स्पष्ट रूप से बोलना चाहिए, बिल्कुल बोलना चाहिए जब इंटरव्यू। लाई अबाउट योर एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस के बारे में लाई बिल्कुल कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। ड्रेस, पर्सनैलिटी,
और मेक आई कांटेक्ट भी बनाना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल ठीक, क्योंकि उसमें डू नॉट पूछा है। ठीक है, 77 में। 78 की बात करें, द स्टार, इसमें है सिचुएशन, टास्क, एक्शन एंड रिजल्ट, मेथड इज यूज टू द आंसरिंग। तो ये किस चीज़ के लिए होता है मेथड यूज टू द आंसरिंग? तो ये होता है आपका बिहेवियर इंटरव्यू क्वेश्चन। तो बिहेवियर इंटरव्यू क्वेश्चन कहलाते हैं। व्हाट शुड यू बीइंग टू बी ए जॉब इंटरव्यू? ठीक है, क्या पूछा है? व्हाट शुड बी, नौकरी के लिए इंटरव्यू में आपको क्या लाना चाहिए? तो आपको क्या लाना चाहिए इंटरव्यू में? सिंपल सी बात है, योर फेवरेट बुक। क्या आपको फेवरेट बुक लानी चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ए लिस्ट ऑफ द डिमांड, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ए प्रिंटेड कॉपी ऑफ योर रिज्यूम, बिल्कुल या नथिंग। तो आपका ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। तो इंटरव्यू में लेके जाना है आपको। 80 क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ शुड यूर आंसर द क्वेश्चन व्हाट इज योर बिगेस्ट वीकनेस? ठीक है, आपको इस सवाल का जवाब कैसे देना चाहिए? आपकी सबसे बड़ी कमजोरी, बहुत हार्ड क्वेश्चन होता है अगर ये इंटरव्यू में पूछा जाए कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, तो आपको इस तरीके से आंसर देना चाहिए इसका कि आप अपनी कमजोरी को बता भी दो और अच्छी बन जाओ। तो इसमें क्या होता है, मेंशन ए रियल वीकनेस एंड हाउ यू इम्प्रूव। तो इस तरह की चीज़ें बता सकते हैं, जैसे कि आप ऐसा बता सकते हैं कि भाई मैं, अगर मेरे से पूछा जाए तो मेरी सबसे ज़्यादा बिगेस्ट वीकनेस क्या है कि मैं सुबह सुबह बहुत ज़्यादा सोता हूँ, मतलब कि मैं रात को जाग सकता हूँ लेकिन सुबह को सोता हूँ। तो मेरा एक वीकनेस क्या होगी कि मैं सुबह को ज़्यादा सोता हूँ। तो लेकिन उसके बारे में आप ऐसा कुछ बताएं कि मैं पूरी रात काम करता हूँ, लगन से काम करता हूँ, और मुझे कोई आप प्रोजेक्ट दोगे तो मैं पूरी रात लग के भी उसे कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन सुबह को मुझे 1-2 घंटे की नींद चाहिए। तो ये देखो, इससे क्या होगा कि मेरी वीकनेस भी उन्हें बता दी और मैंने अपना एक गुड थिंग भी बता दी कि मैं आपके लिए बहुत काम का हूँ, मैं किसी भी तरह से काम कंप्लीट करके दूंगा। तो ये चीज़ होती है। व्हाट डज प्रॉक्सिमिक्स रेफर टू इन ए कम्युनिकेशन? मैंने पहली शुरुआत में जब बताया था, जो वहीं पे एक्सप्लेन किया था। तो 81 का जो आंसर आ जाएगा आपका सी आ जाएगा, यूज ऑफ द पर्सनल स्पेस और डिस्टेंस बताया था मैंने वहाँ पे। ठीक है, स्टडी ऑफ द आई बिहेवियर इन द कम्युनिकेशन इज कॉल्ड। स्टडी ऑफ आई बिहेवियर की बात कर लेते हैं। तो आई और बिहेवियर से मैंने शुरुआत में बहुत सारे नाम जो थे ना वो सारे एक्सप्लेन करे थे। तो आई बिहेवियर वाला क्या था, आपको बोलते हैं ऑक्यूलिस, मतलब ये वाला उसमें नहीं था, तो ये वाला आप याद रख लीजिए। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द स्टडीज अंडर किनेसिस? देखो, मैंने आपको बताया था कि जो आपका कोइनेसिस है, तो कोइनेसिस में क्या आता है, पहले ये क्वेश्चन आ चुका है, बस घुमाकर किसी और तरीके से पूछ लिया है। तो ये बॉडी मूवमेंट्स और गेस्चर और पोस्चर से रिलेटेड होता है। ये बॉडी मूवमेंट से। क्रोमिक्स डील विद, देखो ये सारे क्वेश्चन अब वही आ रहे हैं जो मैं आपको शुरुआत में ही बता चुका हूँ। तो कोइनेसिस किस चीज़ से रिलेटेड था, आपके टाइम के रोल ऑफ टाइम। तो यूज टाइम इन कम्युनिकेशन, मतलब कि रोल ऑफ टाइम क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मेंटेनिंग एप्रोप्रिएट आई कॉन्टैक्ट इन पार्ट ऑफ, उचित आंख से संपर्क बनाए रखना किसका हिस्सा होता है? तो आंखों से संपर्क बनाना है, ये भी हमने बात करी, ऊपर ही बात करी। तो ये किसका हिस्सा होता है? ये आपका ऑक्यूलिमिस का होता है। अभी ये ऊपर ही क्वेश्चन आया। ठीक है, स्टैंडिंग टू क्लोज टू समवन इन ए फॉर्मल सेटिंग में वोलेट रूल ऑफ। औपचारिक सेटिंग में किसी के बहुत करीब खड़े हो जाने के नियम का उल्लंघन हो सकता है। तो किस चीज़ का उल्लंघन हो सकता है कि इनमें से क्या है जो आप बहुत ज़्यादा पास खड़े हो जाओ किसी के जाके, तो वो हो जाएगा। ये भी हमने सारी चर्चा कर ली और ये आपको सीधा पता लगेगा क्या, आपका प्रॉक्सिमिक्स। तो प्रॉक्सिमिक्स किस चीज़ से रिलेटेड था? ये आपके ह्यूमन स्पेस से रिलेटेड था। आपने स्पेस ही नहीं दिया किसी को, तो यही हो जाएगा वो। ठीक है, आप बिल्कुल पास पहुंच गए हो। द वे ऑफ द पर्सन यूज्ड बॉडी पोस्चर एंड, देखो सिंगल सा फिर से कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया। ठीक है, बॉडी पोस्चर, अभी बॉडी पोस्चर दोबारा से आया था। और बॉडी पोस्चर में क्या चीज़ लगाई थी हमने? बॉडी पोस्चर में हमने क्या लगाया था भैया? ये हमने लगाया था आपका क्रोनिक्स। ठीक है, तो ये बार बार वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखो फिर से वही क्वेश्चन पूछ लिया गया। बीइंग लेट कंसिस्टेंटली फॉर मीटिंग रेफ्लेक्ट पुअर यूज। ठीक है, बैठकों के लिए लगातार देर से होने निम्न में से खराब उपयोग दर्शाता है। किसका दर्शाता है भैया? तो किसका दर्शाता है? आपका आपका क्रोमिक्स का दर्शाता है। तो क्रोमिक्स क्या है? रोल ऑफ द, वही आपका किस चीज़ का, टाइम। अगर आपका टाइम खराब हो रहा है तो आपको क्रोमिक्स में आ जाएगा। टैगिंग पीपल इन अनरेटेड पोस्ट,
असंबंधित पोस्ट में लोगों को टैग करना है, तो क्या आंसर इसका ठीक बैठेगा? अगर लोगों को टैग करना है तो भाई अनप्रोफेशनल एंड एनिमल आपका हो जाएगा। शेयरिंग फेक न्यूज़ और अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन, तो वो क्या कहलाता है? ठीक है, अगर आप किसी को ऐसी न्यूज़ दो जो कि गलत है तो वो क्या कहलाएगा? वो आपका अनएथिकल एंड इररिस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदाराना कहलाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट वन ऑफ द 7 CS ऑफ द इफेक्ट कम्युनिकेशन? तो 7 CS जो कम्युनिकेशन होता है उसके बारे में आप, ये क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ये से बोलते हैं विश्वसनीयता, ठीक है, क्रेडिबिलिटी, ठीक है। 92 क्वेश्चन पे आते हैं। कम्युनिकेशन शुड अवॉइड अननेसेसरी वर्ड, द प्रिंसिपल ऑफ नोन एज। अगर आपको जो आप संचार कर रहे हैं, बात करने के से, और ऐसे शब्दों से बचना है जो शब्द आपको जरूरत नहीं है या अननेसेसरी वर्ड्स हैं उनसे बचना है, तो आपका क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें आपका संक्षिप्तता, मतलब कि कंसिस्टेंस, ठीक है। यूजिंग सिंपल एंड अंडरस्टैंडिंग वर्ड रेफर टू द सी, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, पहले भी आ चुका है, ठीक है। और ये क्लेरिफाई, मुझे लगता है रिपीटेड होने लगे हैं क्वेश्चन। ये देखो रिपीटेड क्वेश्चन है, यहाँ से आगे सारे क्वेश्चन रिपीटेड। देखो ये पिछले साल बहुत सारे पेपरों में हुआ था, और बीकॉम वाला ये पेपर मेरे ख्याल से बीए वाला है ना, जो बीकॉम वाला पेपर था वो तो बहुत ज़्यादा रिपीट था, मतलब 50 के बाद सारे पेपर क्वेश्चन रिपीटेड थे। और ऐसी कंडीशन में यूनिवर्सिटी ने क्वेश्चन पेपर मेरे ख्याल से दोबारा करवाया भी नहीं था, तो उसको ही मान लिया था, ठीक है। तो आपके लिए फ़ायदा ही है अगर इस तरह की चीज़ें हो जाती है, ठीक है। 94 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, और ये हो चुका है, इसका आंसर डी था, ठीक है। और द प्रिंसिपल ऑफ कंप्लेंट, ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। इमोशनल बैलेंस और ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। ये वाला क्वेश्चन भी रिपीटेड है, ये रिपीटेड है, इसी पेपर में रिपीटेड है, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ द कंप्लीटनेस, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन रिपीटेड है। द टोन ऑफ द वॉइस, ये भी रिपीटेड आ गया फिर से, ठीक है। विच ऑफ द नॉट द, वही पैरा लैंग्वेज, ये भी रिपीटेड आ गया। टोन ऑफ द, यही सेम टू सेम रिपीटेड है। तो ये देखो 61 क्वेश्चन था, ये मुझे अभी भी याद आ गया, 61 क्वेश्चन में पूछ रहा था, ठीक है। तो ये वही वाला मिसअंडरस्टैंडिंग इसका आंसर है। तो ये देखो क्वेश्चन रिपीटेड है, काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीटेड है, और काफ़ी सारे क्वेश्चन तो रिपीटेड इस तरह भी है, एक ही क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछा गया है। ये पेपर मुझे लगता है इनफ होगा आपके लिए, आपको कोई और पेपर करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि 2-3 पढ़े हुए हैं, कम्युनिकेशन वाला 1-2 और पढ़े हुए हैं चैनल पे, आप वहाँ जाके देख लेना और इसको देख लेना, मुझे लगता है काफ़ी होगा, और बड़े आराम से आप बहुत अच्छे नंबर ले आओगे इसमें, और बहुत इजी है, इसमें कोई इतना ज़्यादा सरदर्दी भी नहीं है कि कुछ याद करने वाली है, सिंपल सी बातें हैं, ये तो आपको पता ही है सारी। चलिए, अब मैं आशा करता हूँ आप सभी का पेपर बहुत अच्छा जाएगा, और इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत अच्छे से करके आएंगे। चलिए, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, हमसे जुड़े रहिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए।